कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 में मोदी को रोकने के लिए सबसे जरूरी है योगी को कमजोर करना। यूपी से 80 सीटें आती हैं, मैक्सिमम 73 एनडीए जीत चुका है। इस बार 80 में से 80 जीतने की तैयारी है। अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस और जयंत चौधरी हर तरह का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन 2014 के बाद से हर चुनाव में फ्लॉप होते जा रहे हैं। यूपी ऐसा गढ़ है, योगी ऐसा चेहरा है जो मोदी को फिर से लाल किले तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसलिए विपक्ष की जबान पर मोदी के बाद सबसे पहला नाम योगी का आता है। यूपी में कुछ भी हो जाए तो रीजनल से लेकर नेशनल और फिर इंटरनेशनल हो जाता है। मुजफ्फरनगर के स्कूल में जो थप्पड़ कांड हुआ वो नेशनल इश्यू बन चुका है। इंडिया के सारे बड़े बड़े नेता परसों शाम से मुजफ्फरनगर का वर्चुअल टूर करने में लग गए हैं। ट्विटर पर जंग छेड़ दी गई है। राहुल गांधी, प्रियंका खरगे, ममता, नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश, मायावती, जयंत चौधरी सारे मुद्दे छोड़कर मुजफ्फरनगर को मुद्दा बना रहे हैं। क्या मोदी विरोधियों का 2024 का सफर वाया मुजफ्फरनगर ही पूरा होगा? क्या मुजफ्फरनगर इंडिया की राजनीतिक राजधानी बन गया है? इस बात पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। बिल्कुल वो कम्युनल एंगल था। ऐसे टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें होंगी इस तरीके के वाक़यात होंगे, क्योंकि बीजेपी ऐसे मामलात को इनकरेज करती है। वरना अभी तक अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उस टीचर को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया जाता। तो बीजेपी ऐसे मामलों को छिपाने की कोशिश करती है, इसलिए नफरत का माहौल पैदा होता है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके यूपी सरकार पर सवाल उठा दिए। मोदी और योगी पर भी सवाल उठा दिए। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट में लिखा है कि यूपी छात्र मामला अब और भी बदतर हो गया है। यूपी पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है, लेकिन कमजोर धारा 505 और 506 के तहत क्यों? उन्होंने नेहा पब्लिक स्कूल टीचर पर शरारत का आरोप लगाया है। क्या चल रहा है? श्री मोदी और श्री शाह देश भारतीय जनता पार्टी, ये क्या दबा रहे हैं आप लोग? प्राची जी, देखिए, मुजफ्फरनगर से जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो को देखकर ये तो कहा जा सकता है कि जो गुरु शिष्य की महान परंपरा है, बच्चा उसका बच्चे को विद्यालय में जिस उम्मीद करके भेजता है, प्रतिकूल आचरण हुआ है। और उस वीडियो के आधार पर शासन ने, पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की है, जांच प्रचलित है। और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी का भी बयान सोशल मीडिया पर और तमाम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। सरकार और जो वहां का प्रशासन है उसने जो भी उचित कदम होते हैं और कानून और संविधान के तहत उसको उठाया है। और रहा सवाल पॉलिटिक्स का, देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 19 मार्च 2017 से है, उत्तर प्रदेश में नहीं हुए सांप्रदायिक आधार पर, जहां अखिलेश यादव की सरकार में हर तीसरे दिन दंगे होते थे। जो बच्चा पीड़ित है, पीड़ित के गार्जियन, उस गांव के प्रधान, पूर्व प्रधान और जो स्थानीय लोग हैं, सबने कि एक कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था, हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं था। लेकिन राहुल गांधी, राशिद अल्वी, अखिलेश यादव और ओवैसी को समझ में आ गया कि हिंदू मुस्लिम एंगल था, और उसी आधार पे उत्तर प्रदेश में हिंसा हो, दंगा हो। और ये जो क्रेडिट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, वो कहीं ना कहीं उस पर धब्बा लगे। लेकिन ये लोग जान ले कि कोई भी गलती करेगा उस पर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, लेकिन किसी के दबाव में आके किसी निर्दोष के ऊपर कानून और संविधान के विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं करेगी। मनीष शुक्ला जी, लेकिन वीडियो में वो टीचर साफ नजर आ रही हैं। वो टीचर क्या कह रही हैं ये भी साफ सुनाई दे रहा है। वो टीचर क्या करवा रही है ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। विपक्ष ये कह रहा है, अभी टीएमसी के नेता का ट्वीट में दिखा रही थी कि आपने तो धाराएं भी ऐसी लगाई हैं जिसमें कोई सजा नहीं मिलेगी, मामूली सजा मिलेगी टीचर को। ये क्या मजाक हो रहा है? ये आरोप विपक्ष का है आप पर। धाराएं और सारी कार्रवाई कानून सम्मत तरीके से चल रही है। एक भी बयान पीड़ित परिवार, उस गांव के किसी व्यक्ति का नहीं है कि वो पुलिस की कार्रवाई
या बेसिक शिक्षा विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट है। ठीक। देखिए, ये लोग जो पॉलिटिकल लोग बयान दे रहे हैं, ये लोग असंतुष्ट इसलिए है कि उत्तर प्रदेश शांत क्यों है। इन लोगों ने जो पेट्रोल फेंका बैठकर दिल्ली से, कलकत्ता से, वो पेट्रोल में आग क्यों नहीं लगी, बस इतना ही मामला है। ठीक है। अजीज खान साहब, सर कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, ये बात कही जा रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, टीचर पर सख्त कार्रवाई होगी, लगातार सरकार का ये स्टैंड है। पीड़ित परिवार भी ये कह रहा है कि इसे हिंदू मुसलमान रंग नहीं देना है, बस टीचर पर कार्रवाई हो, हम तो ये चाहते हैं। तो जो पीड़ित परिवार कह रहा है वो बात भी क्या विपक्ष को नहीं दिखाई दे रही है, आपको नहीं दिखाई दे रही? क्या ये कोरी सियासत है या वाकई में आप लोगों को लग रहा है कि ये धार्मिक एंगल है इसमें? देखिए प्राची जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान एंगल कौन दे रहा है। अभी मनीष जी ने कहा कि साहब वो निर्दोष है और निर्दोष कोई उसकी जांच होगी। मेरी बात सुनिए प्लीज सर, आपने शब्द इस्तेमाल किया था, मेरी बात सुनिए सर। मैंने निर्दोष कब कहा सर? मैंने निर्दोष कब कहा, बता दीजिए ना। देखिए आप डिबेट को पिछला रिवाइंड कर लें, आप देख लें, आप समझ जाएंगे। सुनिए, आपने शब्द का इस्तेमाल किया है, शब्द का इस्तेमाल किया। मनीष शुक्ला जी और अजीज खान जी, एक सेकंड मैं क्लियर कर देती हूँ सर, एक एक करके बात करेंगे तो बात जो है स्पष्ट तौर से सुनाई देगी। और अजीज खान जी, मनीष शुक्ला जी, मैं आपकी बात रख देती हूँ। अजीज खान जी, मनीष शुक्ला जी ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं होगी, सबूतों के आधार पर सारी कार्रवाई होगी। अगर कोई निर्दोष है, उत्तर प्रदेश में कानून ये है कि अगर कोई निर्दोष है तो उसे ऐसे किसी के दबाव में आके सजा नहीं दिलवाई जाएगी, ये कहा था, टीचर को नहीं कहा था। बोलिए। जो चीज वीडियो में स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है, कुछ बताना नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाह रहा हूं। जी, अभी कहा गया सब हिंदू मुसलमान एंगल दिया जा रहा है। कौन हिंदू मुसलमान एंगल दे रहा है? कोई नहीं दे रहा हिंदू मुसलमान एंगल। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी ने कभी इसको हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं दिया। समाजवादी पार्टी का सिर्फ मानना है कि आज जिस तरह बीजेपी ने नफरत का जहर घोला है लोगों के मन में, आप देखिए एक टीचर जो इस मुल्क को कहीं ना कहीं, उस मुल्क को बनाने में उसका बहुत बड़ा अहम रोल है, लोग उसको आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। आज आप देखिए कि उस टीचर के मन में किस तरीके से वो विकृत मानसिकता से लिप्त वो महिला है कि कहीं ना कहीं वो जो नफरत का माहौल बीजेपी ने पैदा किया, उससे कहीं ना कहीं वो पीड़ित है। वो दिख रहा है, उसके शब्दों में दिख रहा है, उसके हाव भाव में दिख रहा है। मकसद ये कहने का है कि आप देखिए रास्ते चलते हुए लोग मार दिए जा रहे हैं, ट्रेन में हत्या हो जा रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। क्यों? आज नफरत का वातावरण क्यों है? आज माहौल क्यों है? उसकी वजह सिर्फ यह है कि लगातार जब से बीजेपी सरकार में आई है, उसे सिर्फ उसके पास एक कार्ड है, वो धर्म के आड़ में कहीं ना कहीं और नफरत के। अजीज खान जी, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इसे धार्मिक एंगल नहीं दिया है। सर एक मिनट रुक जाइएगा, आपने कहा आपने इसे धार्मिक एंगल नहीं दिया है। सर इस वीडियो पर सवाल पूछे जाने चाहिए, इस टीचर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है जो टीचर ने अपनाया है एक बच्चे को पनिशमेंट देने का। ये सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन मैं धार्मिक एंगल पर इसलिए आपसे सवाल पूछ रही थी। एसटी हसन साहब तो आप ही के सांसद हैं, वो भी तो कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को मारने की तालीम दी जा रही है, ये हिंदू मुसलमान करना नहीं है। देखिए प्राची जी, अगर एसटी हसन साहब ने कहा तो उसमें क्या गलत बात कहा? क्योंकि वो महिला कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल अभी आपने डिनाई किया है अजीज खान साहब। सुनिए सर, पहले मेरी सुनिए सर, पहले मेरी सुनिए। अभी आपने कहा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी का एक नेता हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। अब आप कह रहे हैं इसमें हर्जी क्या है? पहले आप तो तय कर लीजिए आपका स्टैंड क्या है। अरे भाई, आप मुझे स्पष्ट करने दें। देखिए, वो महिला स्पष्ट तौर पे धार्मिक एंगल ले रही है, लेकिन ये उसका दोष नहीं है, उसकी वो मानसिकता कहीं ना कहीं उसकी विकृत मानसिकता है। वो आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक टीचर, एक शिक्षिका के मन में ऐसी बातें आ ही क्यों रही हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो नफरत का माहौल चारों तरफ है, वो कहीं ना कहीं उससे भी वो महिला पीड़ित है। आज वो शिक्षक है, शिक्षिका है, और एक शिक्षिका अगर इस तरीके की बर्ताव को कर रही है तो यकीनन दुखद है। अजीज खान साहब, आपका दुख, आपकी चिंता, आपके सारे सवाल वाजिब हैं, लेकिन सर जो एक पीड़ित पिता नहीं देख पा रहा, जिस बच्चे की पिटाई हुई है वो नहीं देख पा रहा, वो महसूस नहीं कर पा रहा कि इसलिए बच्चे को मारा गया है क्योंकि उसका धर्म उसके आड़े आ रहा था, वो बात अजीज खान साहब को कैसे नजर आ रही है? ये बताइए ना सर। पीड़ित परिवार से ज्यादा तो शायद आपको दर्द नहीं हो रहा होगा, एक पिता से ज्यादा तो आपको महसूस नहीं हो रहा होगा।
ऐसा है प्राची जी, पीड़ित परिवार ने ही वीडियो बनाया है और पीड़ित परिवार ने उस स्कूल से नाम कटवा लिया बच्चे का। कोई किसी स्कूल से नाम कैसे कटवाता है, क्यों कटवाता है? कहीं ना कहीं उसको दर्द होगा, तकलीफ होगी। आज वो सार्वजनिक तौर पे अगर वो परिवार उस बात को नहीं कहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वहां नफरत का माहौल पैदा हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आरोपी है वो आरोपी। तो अजीज खान साहब, जो सामने है उस पर तो मैं सवाल करूंगी ना, जो पीड़ित परिवार कह रहा है मैं तो उस पर यकीन करूंगी ना, मैं तो पीड़ित पिता पर यकीन करूंगी, मैं पीड़ित पिता पर यकीन करूंगी। और पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि मुसलमान और हिंदू का ये इसे रंग देने की कोशिश ना की जाए, तो मैं पहले पिता की बात सुनूंगी ना, फिर मैं आप लोगों की बात सुनूंगी। और रही बात ये कि उस वीडियो बनाया है या नाम कटवा लिया है, तो दर्द तो है और इस दर्द के लिए ही वीडियो नाम कटवाया गया है। मैं धार्मिक एंगल पर सवाल कर रही थी। सैयद आसिम वकार साहब, सबसे पहले आप लोग इस मामले में आए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा, आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार बयान सामने आए। क्या इस वीडियो को, इस घटनाक्रम को वाकई में धार्मिक चश्मे से आप लोग देख रहे हैं, या ये गुरु और शिष्य के बीच का मामला है? इसे ऐसे देखना चाहिए कि गुरु एक शिष्य के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उस पर सजा होनी चाहिए उसे, और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। नहीं, सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग अपनी नज़र से देखेंगे, हम मीडिया की नज़र से या बीजेपी की नज़र से देश को नहीं देखेंगे। हम लोग की नज़र में जो अपराध है वो अपराध है, लेकिन मीडिया की और बीजेपी की नज़र में अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो वो घटना है, उसकी जांच होना चाहिए। और अगर हिंदुओं के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया या किसी खास पार्टी के खिलाफ बोल दिया तो वो अपराध हो गया और उसको आतंकवाद की नज़र से देखना चाहिए। ये पैमाना हटाइए पहले। ये पैमाना नहीं है, आप नहीं तय करिएगा कि अपराध क्या है। नहीं, मैं यहाँ बैठकर कोई तय नहीं कर रही हूँ आसिम वकार साहब, सुनिए ना, तय आप लोग कर रहे हैं। आप पीड़ित परिवार की नहीं सुन रहे, आप उस वीडियो को लेकर पीड़ित परिवार की नहीं सुन रहे, आप सीधे सीधे से धार्मिक एंगल दे रहे हैं। मैं नहीं तय कर रही सर, जो परिवार ने बोला मैं उस आधार पर आपसे सवाल कर रही हूं। अब आप बोलिए। देखिए, पहली बात तो सुनिए, पीड़ित परिवार अगर खुश होता तो बच्चे का नाम ही ना कटवाता। पीड़ित परिवार अगर खुश होता तो ये वीडियो वायरल ही ना होता। पीड़ित परिवार अगर खुश होता इस घटना से तो एफआईआर ना कराता। नाम कटाया बच्चे का, ये वीडियो वायरल किया, एफआईआर की, यानी पीड़ित परिवार चाहता है कार्रवाई। बिल्कुल। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हम कार्रवाई नहीं होने देंगे, कार्रवाई नहीं होगी, ये पीड़ित परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है और सख्त दबाव बनाया जा रहा है। किसने कहा आसिम वकार साहब, प्लीज मुझे भी ये बात बताइए, ये कौन कह रहा है? जब देश में कानून का राज है, प्रदेश में कानून, मैडम, हाँ, ये किसने कहा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, वो तो बात की बात है। पहले तो ये जवाब दीजिए, बीजेपी सरकार ये जवाब दे कि अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई। सवाल ये खड़ा होता है। बाकी मुकदमा जब जाएगा अदालत में तब साबित होगा। ठीक। वीडियो वायरल हो गया है, वीडियो में दिख रहा है, बातें सुनाई पड़ रही हैं, थप्पड़ पड़ रहे हैं, ये इनफ है एविडेंस। या बीजेपी के प्रवक्ता जी या बीजेपी के मंत्री जी या बीजेपी की सरकार या आप लोग या कोई और लोग अगर ये कहें कि नहीं इसमें ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं सुना जाएगा। एफआईआर का मतलब अरेस्टिंग। आसिम वकार साहब, देखिए, दो बात आपकी, रुकिए ना सर, आपने एफआईआर की बात कही, अभी जवाब ले लेती हूँ मैं गिरफ्तारी पर जवाब ले लेती हूँ। सर रुकिए ना, बार बार चूंकि आप मुझे भी बीच में ला रहे हैं तो मुझे इंटरव्यू करना पड़ता है। सुनिए, आपने कहा कि कार्रवाई नहीं होगी, ये लोग कह के दबाव बना रहे हैं। मैंने इस पर पलटकर आपसे सवाल पूछा कि कौन लोग कह रहे हैं, तो आप सीधे गिरफ्तारी पर चले गए। आप भी तो बार बार अपने स्टैंड को बदल रहे हैं ना। मैडम, एक लाइन और बोल दूं, आपके चैनल पे जब आपने शुरुआत की तो राशिद अल्वी साहब बोल रहे थे। राशिद अल्वी साहब ने कहा अगर हमारी सरकार होती तो हम गिरफ्तार कर लेते। हमको बिठाइए उनके सामने, फेस ऑफ कराइए मेरा उनसे। मैं उनसे पूछूंगा कि अगर आपकी सरकार होती और आप गिरफ्तार कर लेते तो मोनू मानेसर राजस्थान में गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ठीक। पहलू खान के कातिलों को बाइज्जत बरी क्यों कर दिया गया? चलिए, मैं पूछ लेती हूँ, डॉली शर्मा जी हैं यहाँ पर, उनसे मैं पूछ लेती हूँ। डॉली शर्मा जी, ठीक है, डॉली शर्मा जी, ये मुद्दा क्या एक वाकई में सियासत का मुद्दा है?
इस मुद्दे पर क्या धार्मिक एंगल है, या ये भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ये आरोप का आधार क्या है? बीजेपी ये कह रही है कि ये दरअसल इंडिया गठबंधन माहौल खराब करना चाहता है उत्तर प्रदेश का, खासकर मुजफ्फरनगर का, इसलिए इस वीडियो पर इतना बवाल है। प्राची जी, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी और जो मैंने आज के बड़े प्रतिष्ठित अखबार में है वो दिखा देना चाहती हूँ यहाँ आपको, और बड़ा क्लियर कट है। उसके अंदर लिखा है कि बगल के गांव का प्रधान नरेंद्र त्यागी, पूरा गांव है उसी गांव के बगल में, उस गांव का प्रधान नरेंद्र त्यागी परिवार पर दबाव बना रहा है। और क्या कह रहा है परिवार से, वो सुनिए आप, बहुत जरूरी है आपको सुनना। वो ये कह रहा है कि आप जो है ये गांव में मीडिया का ड्रामा बंद करें। वो किससे कह रहा है? नरेंद्र त्यागी उस बच्चे के बाप से, कि गांव में ये जो मीडिया आ रही है जा रही है इसका ड्रामा आप बंद करें, और ये जो एफआईआर आपने की है इसको पुलिस स्टेशन में जाएं और वापस लें, नहीं तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पहली बात तो जो धाराएं लगी, ये मैंने आपको एक बात बताई जो आज के पेपर में मैंने आपको दिखाया, क्लियर कट उस आदमी का नाम भी बताया और क्या प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं लड़के के पिता पर वो भी मैंने आपको बताया, और लड़के के पिता को यह भी कहा कि अगर नहीं करोगे तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ा लेटेस्ट है। और दूसरी बात, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो डर गए क्योंकि उसका लड़के का पिता कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, वो गांव के खेतों में काम करने वाला एक लेबरर है, वो गांव के खेतों में काम करता है, और गांव का कोई बगल के गांव का प्रधान उसे इस तरीके की धमकी दे तो सोचिए। पहली बात तो वो परेशान है अपने उस बच्चे की सूरत को देखकर जिसके साथ लगातार इस तरीके का व्यवहार हुआ। वो वीडियो जब हम सबके सामने आई, मैंने अपने बेटे का चेहरा सोचा, मैं भी एक बेटे की मां हूं, मैं देख नहीं पाई उस तस्वीर को, और बार बार किसी टीचर का, मुझे तो याद है और आपको भी याद होगा और यहाँ पैनल में बैठे जितने भी लोग हैं सबको याद होगा कि जब स्कूल में झगड़ा हो जाया करता था हम लोगों के टाइम पे, तो टीचर उस झगड़े को सब बच्चों को एक साथ बिठाकर सुलह कराया करती थी। लेकिन ये जो देखने में आया, इसमें आप एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पिटवा रहे हो, पहले गालों पे थप्पड़ लगवा रहे हो, जब गाल लाल हो गया तो कमर पे लगवा रहे हो। ये क्या कभी देश के इतिहास में हमने देखा था? और बताइए, टीचर के लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म और जात का व्यक्ति हो, सब बराबर है। और महिला, अगर ऐसा तो होता नहीं है कि शर्मा जी आपके ये वाले सवाल वाजिब हैं, लेकिन ये धार्मिक एंगल पर, मैडम एक सेकंड देखिए, धार्मिक एंगल पर आप बात कर रही है ना। देखिए मैंने आपको पूरे विस्तार से सुना है, आपने जो बताया कि धमकाया जा रहा है। मैं इस सवाल का जवाब चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। एक सेकंड सर, मैडम एक सेकंड, मेरे साथ बाकी मेहमान भी है, फिर आप बोलिएगा। डॉली शर्मा जी, मेरे साथ बाकी मेहमान भी है, मुझे उनके पास भी जाना है, फिर समय निकल जाएगा। एक सेकंड, 10 सेकंड और मैंने आपको भी भरपूर समय दिया है डॉली शर्मा जी, बिना रोके। और दीजिए प्राची जी, लेकिन बार बार ना पढ़ने वाले बच्चे या जो बच्चे नहीं याद करते वो हर जात और हर धर्म में हो सकते हैं। और कोई टीचर स्पेसिफिकली अगर ये कहे कि मुसलमान और मुस्लिम और मोहम्मदन, इस तरीके की बात करके कोई टीचर स्कूलों में बोले, ये सभ्यता कब से अंबर जैदी जी, क्या ये सभ्यता चल रही है हमारे स्कूलों में, खासकर उत्तर प्रदेश के स्कूल में? आप खुद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है? ऐसा तो नहीं है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश का अपना एक ऐतिहासिक स्थान है, चाहे हम राजनीतिक पृष्ठ उसके परिप्रेक्ष्य में देखें या किसी भी उसमें देखें, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में हर स्कूल में ऐसा हो रहा है। हर जगह छोटी मोटी घटनाएं होती हैं और मुझे लगता है कि किसी भी एक जगह को हमें इस तरह से उसके ऊपर उसका राजनीतिकरण करने से पहले हमें, मुझे लगता है कि पूरे देश के बच्चों की बात करनी चाहिए। सिर्फ इस तरह की घटनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही, कश्मीर से भी इस तरह की घटनाएं आज से ही नहीं बल्कि समय समय पर वहां से इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है कि हिंदू होने की वजह से बच्चों को टारगेट किया जाता है। सरोज बाला आपको याद होंगी, पिछले साल एक टीचर जिनको हिंदू होने की वजह से मिलिटेंट्स ने उनको मार गिराया था, या इस तरह की टारगेट किलिंग्स कश्मीर में आए दिन होती रहती हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष कर रहे हैं,
वो अगर हिंदुस्तानियों की बात करते आए होते, इन्होंने जात धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की होती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये सारी घटनाएं या ये पूरा माहौल आज पिछले 10 वर्षों में या 9 वर्षों में नहीं बना है। आप सब एक एक पार्टी यहाँ पे जिम्मेदार है इस देश की, इस तरह का जो आपने एक राजनीतिक पूरा तंत्र तैयार किया है, जहां पर आप हिंदुस्तानी को ना देखकर आप हिंदू और मुसलमान देखते हैं, फिर उसका जात देखते हैं कि कौन सी जाति से आता है, कितना बड़ा वोट बैंक है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब देख के आप अपनी पिच ऊपर नीचे करते हैं। आपको लगता है कि अगर आपका माहौल बनाने के लिए एक मामला बहुत सुटेबल है तो आप उठाएंगे। आप अपने ही राज्यों में यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं वो बता दें कि उनके राज्यों में इस तरह की घटनाएं आती हैं, या यहाँ पर बैठी हुई है हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता शर्मा जी, इनसे पूछिए कि कांग्रेस का जहां पर अभी राज है, अभी पड़ोस का राज्य है राजस्थान, वहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति इस तरह की घटनाएं आती है जहां पर महिलाओं को टारगेट किया जाता है। आप बताइए, जितने भी नॉन कांग्रेस के स्टेट्स होते हैं वहां पर आप बहुत हाय तौबा मचाते, क्या कभी आपने अपने राज्य के बारे में कोई बात की कि हमने तो एक नजीर पेश किए कि अपने राज्य में हमने इस तरह के मामलों को, घटनाओं को रोकने के लिए हमने इतने बड़े बड़े कदम उठाए? वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं। यहाँ पर बैठ के आप राजनीतिकरण करेंगे तो आप में से कोई दूध का धुला नहीं है। यहाँ पर बैठ के आप लोग सब राजनीति कर रहे हैं। आप क्योंकि 2024 नजदीक है, आपके राहुल गांधी बोलकर आए थे कि इस देश में केरोसिन डाला हुआ है, सिर्फ तीली लगाने की देर है, तो आप लोग तीली लगाने का काम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये सब करके आप 2024 नहीं जीत पाएंगे, चाहे कितना भी INDIA आप कर ले। ये देश इंडिया इस लोगों से जुड़कर मिलकर बनता है। आप लोग इंडिया नहीं है, इंडिया हम हैं, इस देश के लोग हैं। आप कितना ही हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को लोगों को बांटने का काम करें, ये देश नहीं बढ़ सकता, नहीं मिट सकता। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी घटिया राजनीति के लिए लोगों को बांटने का काम करते हैं। और जहां तक बात आती है जय श्री राम या हिंदुओं को टारगेट करने की, तो भगवा आतंकवाद और जय श्री राम को आपने टेरराइज और डेमोनाइज किया है। आपके राहुल गांधी ने बोला इस हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, जय श्री राम जैसे नारों को आपने किया है। ये ग्लोबली आप लोग करते हैं, और मुसलमानों की सबसे बड़ी गुनाहगार जो कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी। एक सेकंड, नंबर जी आपको बीच में रोक रही हूँ। मनीष शुक्ला जी, आपसे भी जवाब लूंगी क्योंकि एक गंभीर आरोप डॉली शर्मा जी ने आप पर लगाया था। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, डॉली शर्मा जी आपको रोक रही हूँ। राजस्थान की बात होगी तो आप जवाब दे दीजिएगा मैडम, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मनीष शुक्ला जी, 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल। एक जो आसिम वकार साहब ने उठाया था कि आप गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे, FIR दर्ज हो गई, क्या बचाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात जो डॉली शर्मा जी कह रही थी कि दबाव बनाया जा रहा है पीड़ित परिवार पर, और दबाव बनाने वाला पड़ोसी गांव का प्रधान है जो परिवार से कह रहा है FIR वापस ले लो, और इसी डर में वो बयान दे रहा है। देखिए प्राची जी, कल से डिबेट चल रही है, अब चैनलों पे मैंने भी NI की कल ही एक चैनल पे मैं के पिता का बयान कि हिंदू और मुस्लिम कोई नहीं है, टीचर के ऊपर FIR तो कार्रवाई आवश्यक। डॉली शर्मा जी अगर समाचार पत्र का उल्लेख आरोप लगा रही हैं, मुझे शर्मा जी मुझे लगता है दिल्ली रहने वाले होंगे, नोएडा या हरियाणा की रहने वाली होगी, उनकी लैंग्वेज है उसके अनुसार सोच सकता हूँ। तो क्या ये अगर इस तरह की बात है तो मुजफ्फरनगर में चली जाए? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, आप मुझे नहीं जानते शायद। डिबेट नहीं करता। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, गाजियाबाद की रहने वाली हूँ, गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा है मैंने। आपकी जानकारी ना इस न्यूज से रिलेटेड दुरुस्त है, न्यूज से रिलेटेड दुरुस्त है। देखिए इस तरह सुन लिया, आप गाजियाबाद की रहने वाली है, तब तो मुजफ्फरनगर बहुत नजदीक है। आप जाइए पीड़ित परिवार को लेकर और ये FIR में इस बात को बढ़वा दीजिए। मुजफ्फरनगर में जिस थाने में रिपोर्ट दर्ज है वहां चले जाइए। देखिए ये खेल मत खेलिए। से न्यूज लेंगे ना, अगर कोई अखबार ये कहता है कि मैं तो नाम लेकर बता रही हूँ, नरेंद्र त्यागी का मामला है ना, नरेंद्र त्यागी पूरा गांव का प्रधान, मैं तो नाम लेकर बता रही हूँ। डॉली शर्मा जी, आप बीच में बोल रही हैं मैडम, तो उनकी आवाज कट रही है। मनीष शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं ये नहीं समझ में आ पा रहा है। मनीष शुक्ला जी, डॉली शर्मा जी का सीधा सीधा ये कहना है कि सब काम विपक्ष थोड़ी ना करेगा। अगर वो प्रमाण दे रही हैं, अगर ये जानकारी आ रही है कि कोई एक व्यक्ति है
जो परिवार को धमका रहा है, तो ये काम तो सरकार का है कि सुनिश्चित कराए कि ऐसा ना हो। लेकिन प्राची जी, मुझे तो मेरी बात कहने का समय दीजिए। बिल्कुल, बोलिए ना, बोलिए मनीष शुक्ला जी। बोलेंगी तो इस तरह से डिबेट नहीं होगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो इस तरह की बातें करके माहौल खराब करने का प्रयास राहुल गांधी एंड कंपनी कर रही है, झूठ की फैक्ट्री कर रही है, ये चलने वाला नहीं है। कार्रवाई FIR दर्ज है, बेसिक शिक्षा विभाग अपना काम कर रहा है, और जो पीड़ित बच्चा है, पीड़ित बच्चा का जो परिवार है, उसके आधार पे FIR दर्ज की गई है, जो तहरीर दी गई है। तहरीर को अक्षरशः लिखा गया है FIR में। अगर ये चाहे तो FIR मंगा ले, तहरीर मंगा ले, उसको सामने रख ले, तहरीर और FIR में अंतर हो तो मैं जरूर बात को मानूंगा, लेकिन ये झूठ की फैक्ट्री न चले। और ये भी मैं कहना चाहता हूं क्लियर एंड लाउड, राहुल गांधी, ओवैसी जी और अखिलेश यादव ट्वीट करके अगर माहौल खराब करना चाहते हैं या चाहते हैं दबाव में लेके किसी के ऊपर अनर्गल कार्रवाई हो जाए, तो ये भी नहीं होगी। कानून सम्मत कार्रवाई वहां प्रचलित है, होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, गलती कोई करेगा, किसी भी जात धर्म का होगा, उसको छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दबाव में भी किसी के नहीं आया जाएगा। नहीं, कोई दबाव में डालने की कोशिश भी नहीं कर रहा मनीष शुक्ला जी। जो वीडियो में दिख रहा है उस आधार पर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने भी वो वीडियो देखी होगी, आपने टीचर के शब्द भी सुने होंगे और टीचर किस तरीके का व्यवहार कर रही है ये आपने भी देखा होगा। तो आपको क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है विपक्ष की? उस वीडियो के आधार पर और तहरीर के आधार पर FIR दर्ज की गई। अजीज खान साहब, कोई भेदभाव नहीं है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो रही है, दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। आज तीसरा दिन हो गया, कार्रवाई क्या हुई? अभी कोई कार्रवाई हुई? गिरफ्तारी हुई? देखिए एक बात आप जान लो, अभी कह रहे हैं साहब FIR अक्षरशः है। लगातार दबाव, कल से लगातार दबाव बनाया जा रहा है उस परिवार पे, अलग अलग तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि गांव के रहने वाला एक शख्स है, उसपे तमाम बड़े बड़े नेता अगर दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पे वो शख्स टूट जाएगा। और आज ये परिस्थितियां पैदा हो रही है। आप कह रहे कार्रवाई हो रही है, हम जानना चाह रहे हैं मनीष भाई बताइए क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई में गिरफ्तारी तक नहीं हुई, कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? अपराधी गिरफ्तार हो जाए और आजम क्या हुआ? सरकार नहीं है सर, कार्रवाई के नाम पे बताइए क्या हुआ? कौन सी कार्रवाई हुई अभी तक? आप बताइए कौन सी कार्रवाई हुई? कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? संविधान के तहत कार्रवाई चल रही है। कौन सी कार्रवाई हुई बता दीजिए आप। जी साहब, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई, अपनी बहन की इज्जत बचाने के सचिव की हत्या हो जाती है, हत्यारों की गिरफ्तारी होती है और आजम खान छुड़ा देते थे। कार्रवाई होगी, सबके ऊपर होगी। आ गए। अब यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप 70 साल पे चले जाते हैं, आज मौजूदा परिस्थिति का जवाब नहीं देना चाहते, आप 70 साल की बात करने लगते हैं। देखिए, जो वाकई में दिक्कत है, जो कानून व्यवस्था की दिक्कत है, जो आपकी दिक्कत है, जो मानसिकता की दिक्कत है, वो लगातार बरकरार है। अजीज खान जी, नहीं खत्म कर सकते अजीज खान जी, आप कहीं ना कहीं एक सवाल मेरा सर आपसे, एक बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत गंभीर बात आप लोग कह रहे हैं। सर सुनिए ना, एक मिनट, एक सेकंड अजीज खान साहब, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। आपकी नजर में मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की वो पक्षपात कार्रवाई करती है, सिर्फ एक पक्ष की सुनती है, हाँ या ना? आप खुद बताइए। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं बताने के लिए नहीं बैठी, मैं पूछने के लिए बैठी हूँ। हाँ ना, मैं बता दीजिए। बड़ी पत्रकार हैं, हाँ। आप देख रहे हैं यही। अरे सर, मैं आपसे सवाल करने बैठी हूँ, मैं कितनी बड़ी पत्रकार हूँ ये नहीं जानने बैठी। आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना? देखिए इस सरकार का सिर्फ एक काम है, हाँ, बांटो और राजनीति करो। ठीक, सुनिए ना सर, एक मिनट, जब पीड़ित परिवार के साथ इतना गलत हो रहा है सर, एक मिनट अजीज खान साहब, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार पर बड़े बड़े नेता दबाव बना रहे हैं। अरे तो सर मेरा सवाल तो लेंगे ना आप सवाल ही नहीं ले रहे हैं। आप बोलिए। इतने बड़े बड़े नेता पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं, ये आपने भी कहा। तो सर अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो सुनवाने का काम किसका है? विपक्ष का। तो आप जाइए ना पीड़ित परिवार के साथ। काम विपक्ष करेगा। विपक्ष की भूमिका जिम्मेदारी नहीं होती क्या कोई? आप किस लिए विपक्ष हैं फिर? जनता ने, अरे सुनिए ना, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया इसीलिए कि विपक्ष काम करे, विपक्ष काम करे। अरे भाई, लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। फिर आप किस लिए विपक्ष में? अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे सरकार सही तरह से काम नहीं कर रही है तो आप उस मुद्दे को उठाइए, जिम्मेदारी निभाइए अपनी। भाई विपक्ष काम करे, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है? नहीं अजीज खान जी, इसीलिए मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जैसे आपसे सवाल पूछूंगी आपका जवाब यही आएगा। आपकी नजर में तो ये पक्षपात करते हैं ना कार्रवाई?
आपको तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो सर कोई तो हाथ पकड़ेगा ना पीड़ित परिवार का, कोई तो जाएगा ना। तो सवाल है। ताकत है नहीं, हम जानना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के पास क्या ताकत है इस वक्त, आप मुझे बताइए। सर मैं ताकत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ अजीज खान साहब कहां से कहां घुमा गए सर बात को। सर सुनिए, अरे सर सुनिए, हाथरस और लखीमपुर कांड का आप लोग जिक्र करते हैं ना कि आप लोगों ने सड़कों पर उतरकर, अरे रुकिए भाई सर, आपने न्याय दिलाया तो यहाँ भी न्याय क्यों नहीं दिला देते हैं एक बार। मैं कह रहा हूँ पीड़ित को न्याय नहीं दिलाना चाहते, वो नहीं चाहते पीड़ित को न्याय मिले। अरे तो आप लोग तो चाहते हैं ना कि न्याय मिले, तो आप सड़कों पर आवाज उठाइए। अगर कहीं पे भेदभाव हो रहा है धर्म के आधार पर बच्चों के साथ, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि आप हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए, ये जिम्मेदारी नहीं है आपकी। आप विपक्ष की जिम्मेदारी, आप सिर्फ टीवी चैनल पर बैठकर आप सिर्फ बहस करेंगे, लोगों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे। आपको लग रहा है कहीं पे भी अगर नाइंसाफी हो रही है तो आप सड़कों पर उतरिए। सिर्फ और सिर्फ आप हाथरस जैसे चुनिंदा कांडों में जाएंगे जहां पर राजनीतिक समीकरण आपकी सटीक बैठती है, यहाँ पे नहीं बैठेंगे। यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं तो आप उतरिए ना। अगर कहीं पे इंसाफ नहीं हो रहा है तो जमीन पर उतरिए। आ रही हूँ डॉली शर्मा जी, आ रही हूँ। अगर इंसान, अगर सत्ता पक्ष का शख्स अगर वो कार्रवाई नहीं करना चाहता है तो विपक्ष जान दे दे, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर अगर आप हक के लिए आवाज उठाते तो इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए और तख्ता पलट हुए। अगर आप सही हैं तो आप साबित कीजिए ना। ये किस तरह का विपक्ष है कि सड़कों पे हक की आवाज नहीं उठाना चाहता, 700 या सिर्फ आप माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये निकल कर आता है। 700 किसान शहीद हो गया, 700 किसान शहीद हो गया। किसकी वजह से? किसकी वजह से? आप लोगों ने लोगों को, जनता को भड़काकर सड़कों पे बिठाया अपना एजेंडा पूरा करवाने के लिए। मैं कह रहा हूं मणिपुर से लेकर हरियाणा तक जल रहा है। आप देखिए आज उसका असर। अजीज खान जी, अच्छा चलिए ठीक है सर, मैं ये सवाल मनीष शुक्ला जी से पूछ लूं, उसके बाद आ रही हूँ डॉली शर्मा जी। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा मनीष शुक्ला जी, 1 मिनट, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा मनीष शुक्ला जी कि ये काम भी क्या विपक्ष का है? विपक्ष आपको जानकारी दे रहा है, यहाँ बैठे बैठे डॉली शर्मा जी बता रही है, अजीज खान जी बता रहे हैं, तो कदम तो आप ही उठाएंगे, सरकार आपकी है। अरे आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं, धारा आप चला रही हैं। 323 मतलब मारपीट की धारा होती है। अगर हाथ झापड़ मारा गया है तो 323 के बजाय 302 तो कायम नहीं हो सकता। अगर अजीज खान या डॉली शर्मा ये चाह रही हो कि वो पूजा त्यागी है इसलिए उसको फांसी पे लटका दिया जाए, तो ये कैसे संभव है? कानून के, संविधान के अनुसार कानून चलेगा ना, पुलिस कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करेगी ना। ठीक, ये लोग केवल और केवल झूठ की फैक्ट्री से रोज डॉली शर्मा जी धाराएं भी बता दी, वीडियो के आधार पर क्या धारा लग सकती थी ये भी सरकार बता रही है। बोलिए डॉली शर्मा। बता देती हूँ। हाँ। 323 सामान्य मारपीट, 504 गाली गलौज, इसमें 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों नहीं लगा? बच्चे के साथ मारपीट हुई। 295 तुरंत गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बताएं, जवाब दें इस बात का, बताएं, जवाब दें। अरे आप बच्चों को, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवा कर बच्चों के दिमाग की वायरिंग खराब कर रहे हैं। बार बार इस तरीके के शब्द का, एक स्पेशल शब्द का इस्तेमाल करके उन बच्चों के बीच में आप इस तरीके के भेद पैदा कर रहे हैं। और फिर आप टीचर को उत्तर प्रदेश की शांति पसंद नहीं आ रही, वो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आग लगने दी गई। 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों ना लगे ऐसे टीचर पे? 295 क्यों ना गिरफ्तारी हो ऐसी टीचर की? आप बताइए मुझे, बताइए। मैं तो 302 नहीं कह रही, मैं तो 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, चलिए मैं इस बात का जवाब लूंगी। मनीष शुक्ला जी आपसे इस बात का जवाब लूंगी, आपने जो धाराएं सजेस्ट की डॉली शर्मा जी। ठीक है डॉली शर्मा जी, और पूरे विपक्ष को ये लग रहा है मनीष शुक्ला जी कि आप लोग भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, इस बात का जवाब लूं। उससे पहले असिन वकार साहब, मैं जो धर्म को लेकर आपसे सवाल पूछ रही थी, या मैं जो अंबर जैदी एक पॉइंट उठा रही थी कि जहां पर सूट करती है सियासत, वो मुद्दा ज्यादा उठ जाता है, सेलेक्टिव अप्रोच जिसे कहते हैं। ये इस वजह से सर, कठुआ में अभी एक मामला सामने आया है, एक बच्चे ने जय श्री राम लिख दिया, प्रिंसिपल ने मारा है, टीचर ने मारा है, और इतना मारा है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। इस पर क्या आवाज नहीं उठ सकती? क्या इस पर आप लोग सवाल नहीं पूछ सकते सरकार से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उठ सकती है, उठना चाहिए। और जो इस आवाज को उठाने में पीछे रहे वो भी दोषी। देखिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात भविष्य के भारत की है। हम सब मर के चले जाएंगे, अपने बच्चों को कैसा हिंदुस्तान देके जाएंगे?
हालात ये हैं कि दूर दूर लोग एक दूसरे के साथ नफरत कर रहे हैं। कल को क्या ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं कि मुसलमान की शक्ल देख के हिंदू एकदम से उग्र हो जाए और हिंदुस्तान में जमीन पर जो है चलना मुश्किल हो जाए? बीजेपी प्रवक्ता हमारे भाई कह रहे हैं, मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं होगी कार्रवाई, होगी कार्रवाई, विपक्ष जो है भड़का रहा है। अरे भाई, अपराध के खिलाफ अगर आवाज उठाना, आप विपक्ष को ही कह देंगे भड़का रहा है, तो क्या करे विपक्ष? आंखें मूंद ले, कुछ भी हो जाए बोले ना मुंह से, शांति बना के घर में घुस के बैठ जाए। अभी ट्वीट किया है तो आप कह रहे हैं विपक्ष आग लगा रहा है, और अगर अभी आपने कहा जमीन पर उतरिए, उतर जाएंगे तो क्या होगा? भाई सरकार आप चला रहे हैं, पुलिस आपके पास है, गिरफ्तार आप करेंगे, उम्मीद आप हमसे कर रहे हैं। ठीक, हम कैसे गिरफ्तार कर लें? हमारे पास कौन सी पुलिस है? और अगर आपको लगता है कि विपक्ष गिरफ्तार करे तो कुर्सी छोड़िए, हम में से किसी को मुख्यमंत्री बनाइए, देखिए गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। ठीक, ये आपका सजेशन अभी मैं मनीष शुक्ला जी को दे देती हूं। ऐसे बात कर रहे हैं नहीं, अभी आपने एक बात कही असीम वकार साहब, और ठीक बात कही कि कहीं पर भी कोई भी घटना होगी उस पर जवाब आना चाहिए, उस पर सवाल उठने चाहिए, और जो नहीं उठा रहा है वो दोषी है। तो मान रहे हैं अपने आप को दोषी? क्योंकि कठुआ पे मुझे ध्यान नहीं है कि शायद आपके नेता का बयान आया हो। नहीं, मैं बताऊं आपसे, ये घटना घटी है, इस पर भी पहले एक नेशनल टेलीविजन ने दिखाया। जब नेशनल टेलीविजन पे ये घटना मालूम हुई तो उस पे एक्शन रिएक्शन शुरू हुए। कठुआ की बात जैसे ही आपने कही वैसे ही, देखिए मैंने वीडियो नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपने जब कहा तो मैंने ये सच्चाई मानी आपकी कि आप नहीं बोल रहे हैं, सच है। मैंने फौरन कहा एक्शन मैं कोई बात ऐसे नहीं बोलती हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि बात मैं अभी बोल रही हूँ सर, तो मैं सुबह से ये खबर दिखा रही हूँ, उस बच्चे को भी सुनवा रही हूँ जो अस्पताल में भर्ती है, जो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा है, बस बता रहा है दबी सी जबान में कि उसके साथ क्या हुआ है। नहीं, मेरी बात चलाइए, सुनिए। देखिए कश्मीर में डायरेक्ट केंद्र सरकार है, वहां पे एलजी साहब काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है वो उसके अधीन आते हैं। वहां हमें किसी सरकार से अपील नहीं करना है, किसी मुख्यमंत्री से अपील नहीं करना है, वहां कोई मिनिस्टर नहीं है, वहां पुलिस डायरेक्ट एलजी साहब के पास हो, एलजी साहब डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास है। हाँ, अगर वहां कार्रवाई नहीं हो रही है तो भी सवाल बीजेपी पे खड़ा होता है। बिल्कुल खड़े होंगे सर, मैं यही कह रही हूँ, सवाल खड़े होंगे, लेकिन क्या अपने वोट बैंक के लिहाज से होंगे? दशकों से जो कश्मीर में मानसिकता ये पैदा की गई, उसके जिम्मेदार कौन है? उनसे आप नहीं पूछेंगे। आज कश्मीर में हालात को समाने करने के लिए अगर केंद्र सरकार काम कर रही है तो आप उस पर सवाल करते हैं कि ये एक दिखावा है, कहीं कश्मीर में कोई नॉर्मलसी नहीं है। आज अगर मानसिकता पे जो कश्मीर में इतने झालों से जहर घोला गया उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, आप फिर से बीजेपी पे आ गए कि केंद्र सरकार से सवाल उठता है। आप कीजिए, लेकिन उस मानसिकता पे सवाल कीजिए जहां कई दशकों से कश्मीर में आग लगाई गई, लाखों लोगों को मारा गया, बेघर किया गया, आज तक वहां पे टारगेटेड किलिंग्स होती हैं। लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हिंदू मुसलमान और इस देश के लोगों के प्रति नफरत है, उस पे आप लोग किस तरह से आप यू टर्न मार रहे हैं, इस पे बात नहीं करेंगे। आप इस पे भी तो जवाब दीजिए, उसका जिम्मेदार कौन है? कश्मीर में किसने जहर घोला, किसने लाखों हिंदुओं को घर से बेघर किया, किसने नरसंहार करवाया? असीम वकार साहब। अरे भाई प्राची जी, मनीष शुक्ला जी बेहतरीन प्रवक्ता हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत पावरफुल आदमी है, उनको किसी बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत नहीं है। मैंने सवाल पूछा, उनसे पूछवाइए बीजेपी से। सवाल मैंने बीजेपी से किया है। अच्छा, आप और किसी के सवाल का, देश के लोगों के सवाल का आप कोई जवाब नहीं देंगे। अगर आपको सवाल सूट नहीं करता तो जवाब नहीं देंगे। ये देखिए, यही है आपकी कमजोर मानसिकता। आप अगर एक तरफा सवाल उठाते हैं तो हर एक इस देश के हर एक इंसान की बात करना चाहते हैं ना, तो आप बात कीजिए, कश्मीर के हिंदुओं की भी बात होनी चाहिए, जहां पर आज तक उनके साथ नाइंसाफी होती है, जो लोग आज तक अपने घर नहीं जा पाते, जिनको अपने ही घर में आज तक सुरक्षा नहीं महसूस होती, आप उस पर जवाब नहीं देंगे। ठीक है मनीष शुक्ला जी, आसिम वकार साहब कह रहे हैं कि आप बेहतर जवाब देंगे, वो आप ही के सवाल मानेंगे। मनीष शुक्ला जी, मुझे आप बता दीजिए, जिन धाराओं का जिक्र डॉली शर्मा जी ने किया, या जो आसिम वकार साहब कह रहे हैं कि कठुआ में भी आप ही जिम्मेदार हैं और वो निंदा भी कर रहे हैं, कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है, ये नफरत आप लोगों के द्वारा बोई गई है। देखिए, आपने चूंकि क्रॉस क्वेश्चन कठुआ पे पूछ लिया, चैनल पे बैठे हैं, इसके अलावा क्या जवाब दे सकते हैं? खबर तो आज सवेरे सभी समाचार पत्रों में, लखनऊ में भी छपी है। अगर वकार जी लखनऊ में होंगे तो वहां भी पढ़ लिए होंगे, लेकिन चूंकि उनके एजेंडे में नहीं आता। दरअसल एजेंडे में इनके ये है
कि अगर उत्तर प्रदेश में शांति बहाल है, कानून का राज है, संविधान का राज है और सबके ऊपर समान रूप से सरकार का व्यवहार है, तो उसमें पेट्रोल कैसे डाला जाए, ये झूठ की फैक्ट्री राहुल गांधी चला रहे हैं, जिन्होंने एक ट्वीट कर परसों कर दिया। और देखिए, जो प्रवक्ता है कांग्रेस, उनकी समस्या क्या है कि राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हैं? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष है क्या? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है क्या? उन्होंने गलती से राहुल गांधी दिया है तो डॉली शर्मा क्या करे? अब उनके राष्ट्रीय नेता है, गलती हो गई है तो उसको तुरपाई करेंगी। जितने देखिए, मैं बता देता हूँ। अच्छा ठीक है डॉली शर्मा जी, मनीष शुक्ला जी, ये बहस राहुल वर्सेस मोदी हो जाएगी। बात में मुजफ्फरनगर की कर रही थी, मैं माफी चाहूंगी, आप सबको रोक रही हूँ, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।